नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का पॉडकास्ट। और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर अतुल गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अतुल गुप्ता जी एक ऐसी शख्सियत है जो बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर में थे, व्यापारिक खानदान से थे, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ एमएससी करने के साथ ही इनका खेती और किसानी में ऐसा मन डूबा कि आज जैविक खेती, जैविक औषधीय खेती और तमाम तरह की जो ऑर्गेनिक फसलें, फ्रूट्स कह दो, औषधीय जो खेती है, उसका ऐसा विराट इन्होंने संसार खड़ा कर दिया। हजारों किसानों को ट्रेनिंग देकर इन्होंने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। जिस गाय गोबर और गोमूत्र को लेकर लोग मीम्स बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, उसी गाय गोबर और गोमूत्र के ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए कि आज न केवल देश में अपितु कई विदेशों में भी स्टॉल्स खुल रही है, लगातार डिमांड बढ़ रही है। और उन्होंने एक ऐसी फौज तैयार कर दी, रोज़ाना देश विदेश के किसान इनके यहाँ पर आते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं और अपने देश में जाकर औषधीय खेती कर रहे हैं, औषधीय फसलों की तैयारी कर रहे हैं, औषधीय फूड और प्रोडक्ट्स तैयार करके वो दिन दुगनी रात चौगुनी उनकी आमदनी बढ़ रही है। भले ही भारत सरकार इस बात के दावे करती हो कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो आय तो कब दुगनी होगी न जाने, लेकिन अतुल गुप्ता जी के प्रयास से राजस्थान के खास तौर पर किसानों की आमदनी कई गुना लगातार बढ़ रही है और उसको बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। गुप्ता जी, ये जैविक खेती का जो सोच, क्योंकि जिस ज़माने में आपने शुरू किया वो दौर था रासायनिक खाद का, कि लोग चाहते थे मेरी कम ज़मीन पर ज़्यादा उपजाऊ पैदावार ज़्यादा हो और ज़्यादा मुनाफा बने। उस समय आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि नहीं, मैं जैविक खेती की तरफ जाऊंगा और किसानों को तैयार करूंगा? नीरज जी, आज सर्वप्रथम आपका बहुत धन्यवाद है। आपने राजनीतिक दृष्टि के लोगों को अलग हट करके, प्रशासनिक दृष्टि से अलग हट करके एक खेत, किसान, गाय की बात करी। आज आपके पाठकों को, आपके दर्शकों को मैं इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में कुछ करना चाहें तो उसके लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। आपने प्रश्न किया कि कैसे विचार आया। देखिए, भारत का युवा जब कुछ करना चाहता है तो गांव से निकलता है और गांव में निकल के वो सपने पालता है कि मुझे देश में बड़ा काम करना है, मुझे संसद में पहुंचना है, मुझे शासन में पहुंचना है, या मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, या मुझे कोई भी ऐसा काम करना है जिससे मुझे आमदनी हो, मेरा मान सम्मान बढ़े। जिस दशक में हमने कार्य प्रारंभ किया, उस दशक में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता था कि गांव को शहर बनाना है, गांव में उद्योग लाना है, गांव में पलायन रोकना है, गांव में अर्थव्यवस्था का संचार पैदा करना है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैंने जीवन को गहराई से देखा तो गहराई में ताकत का बल था। जिसके पास ताकत है, जिसके पास शक्ति है, उसके पास ही प्रशंसा है और उसके पास ही धन है। ईश्वर की कृपा से कुछ पूर्व जन्मों का या हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, मेरा जुड़ाव गांव से रहा। मैंने जब गांव में ये स्थिति देखी कि गांव का जो व्यक्ति है, जो गेहूं, सरसों, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का उगाता है, जो आपके लिए इस कप में चाय की पत्ती बनाता है, जो आपके लिए आटा के लिए गेहूं बनाता है, वो सर्दी में नवंबर के महीने में बुवाई करता है और गहरी जब सर्दी का टेम्परेचर आपका 5 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री और रात को -डिग्री होता है तो पानी देता है, खेत में काम करता है। और खेत में दिन में पानी नहीं आता, रात में पानी आता है। और जब वो फसल
फरवरी माह में या मार्च अप्रैल में निकलती है, जो तेज दोपहरी होती है, उस तेज दोपहरी में वो जब काटता है, काट करके उसको बेचता कैसे है पता है आपको? मैं आपको बड़े गहराई से, आप आज भी अभी फसल कटने वाली है गेहूं की, आप देखिएगा मंडियों में जाकर के कि जो व्यक्ति फसलों के बारे में नहीं जानता है, जो उगाने के बारे में नहीं जानता है, जब किसान उसके पास जाता है माल लेकर के, तो वो किसान उस फसल का ढेर बना करके छोड़ देता है। उससे 10 फीट पास टुकड़ू बैठ करके बैठता है, और 4 लोग आते हैं जो शिक्षा में बहुत परिपूर्ण नहीं होते, वो भाव लगाते और वो भाव लगाते हैं। किसान से पूछा भी नहीं जाता कि तेरे माल को बेच दिया गया है, और 1 2 3 करके माल बिक जाता है। उसको आड़तिया से वो पूछता है कि सेठ मेरा क्या हुआ? उसने कहा कि 21 रुपए में बिक गया। मतलब अपना माल और क्या भाव बेचना है उसका भाव खुद तय नहीं करता, सामने वाला तय करता है। जबकि होना क्या चाहिए, भाव खुद तय करे, लेकिन उल्टा हो रहा है। इधर दूसरी तरफ जिसने उस माल को खरीदा, उसने उसको साफ कराया, पैकिंग करी उसका, या फिर उसका पाउडर बनाया, आटा बनाया, तो MRP दुगनी तिगनी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का अधिकार किसको है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। मेरा बहुत गहरा प्रश्न है, मैं क्यों इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूं कि किसान भी तो मैन्युफैक्चर है। एक बीज से 1000 बीज करता है, तो वो हु इज द पर्सन? मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, प्राकृतिक रूप से उत्पादन हो रहा है, खेत में बीज डाल करके, वो मैन्युफैक्चर है। इसलिए अधिकार किसान को मिलना चाहिए। मेरे को लगा कि गेहूं, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा, मक्का में हड़प्पा संस्कृति कालखंड से मंडी विस्तार व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलने का समय आ चुका है। 1100 साल हो चुके हैं इस व्यवस्था को। उस समय की आवश्यकता थी बाजार का निर्माण करना, वस्तु विनिमय प्रचलित था। हाँ, एक व्यवस्था थी और बार्टर सिस्टम था, पैसे दे करके नहीं खरीदते थे। लेकिन अब हम धन दे करके, यानी पैसे देकर खरीदते हैं। व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। तो मैंने शुरुआती दौर पर सन 2005 में पहली बार औषधीय पादपों की व्यावसायिक कृषि की बात प्रारंभ करी। अब आप सोचिए कि जिस देश में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी, अस्थमा, माइग्रेन, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम, मनुष्य जवानी यानी 30 वर्ष की आयु काल में पुरुषार्थ को नष्ट कर रहा है, खत्म हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? खान-पान। और उस खान-पान की जड़ क्या है पता है आपको? मैं बताऊं, हम राष्ट्र को बहुत बड़ा बना सकते हैं, लेकिन जिस राष्ट्र में यूरिया चाइना से आती हो, केमिकल ब्रिटिश से आते हो, प्रिजर्वेटिव जो है चाइना से आते हो, हमारा खुद का कुछ नहीं हो, और जो हमारा है हम उसका उपयोग ना करें, तो कैसी भारी विडंबना है। सही है। ये विषय, लेकिन गुप्ता जी, जिस दौर में आपने जैविक, क्योंकि हमारे प्राचीन काल में तो गाय गोबर और उनसे ही खाद होती थी, लेकिन लोगों की भूख बढ़ी, किसान भी उसमें दोषी है। उनको भी लगता है कि मेरी 1 बीघा में 50 मन गेहूं पैदा हो या 10 मन मेरे चने पैदा हो, और उस भूख के चलते उन्होंने रासायनिक खादों का उपयोग शुरू किया। जब उनकी उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, पैसा भी कमा रहे थे, उस समय आपने जब शुरू किया तो शुरू में तो लोगों ने कहा होगा कि यानी क्या पागलपन है। 2 प्रकार से मैं इस बात को रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैंने इस पर बहुत गहराई से शोध किया है। हमारे देश में ये व्यवस्था 1960 के बाद आई है, यूरिया DAP की व्यवस्था। ठीक बात। आपकी जानकारी में आना चाहिए कि इस देश में 1961 से 1967 के बीच में अकाल आ गया था। पानी नहीं था, बारिश नहीं हुई थी, पूरे देश के अंदर हाहाकार का वातावरण था। और उस समय जो कुछ राजनीतिक लोगों ने विदेशी लोगों से सांठगांठ करके हमारे देश के किसानों को मूर्ख बनाने का कार्य किया, और उन्होंने कहा कि आप अपने खेतों में यूरिया डालिए जिससे कि आपकी फसल ज्यादा होगी। आज भी मैं कहता हूं
कि हम जितना भोजन उगाते हैं उसका 30% खा पाते हैं, 70% तो खाना आज भी बर्बाद होता है। तो ऐसी उपज को खा के क्या फायदा है? और बीमारियां जो है, आज हमारे देश का सबसे ज्यादा बजट हेल्थ पे जाता है। स्वास्थ्य का बजट हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लॉस है, और जिसकी 90% रेवेन्यू विदेशों में जाती है। आप अध्ययन करके देख लीजिए। और हम खेती से कुछ मुनाफा नहीं कर रहे इस देश। क्या यदि बेसिक एनालिसिस किया जाए, शॉर्ट एनालिसिस किया जाए, तो अर्थव्यवस्था की मूल जो केंद्र बिंदु है कृषि, उस कृषि में हम परचेज पर ही खर्चा कर रहे हैं, यानी उत्पादन पे तो हम बहुत ज्यादा ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैविक ऑर्गेनिक जो खाद जो बनाना शुरू, ये ऑर्गेनिक है क्या बीमारी, पहले ये बताओ। क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि जैविक खाद है क्या। है तो अपने प्राचीन काल की चीज़ें सब, लेकिन लोगों को ये पता नहीं अभी भी। लोग सोचते हैं यार ये है क्या, इससे होगा क्या। हम ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करेंगे हमारी फसल में तो हमारा उत्पादन तो होगा ही नहीं। लेकिन आज की तारीख में जब से आप लोगों ने मुहिम चलाई है, लोग ऑर्गेनिक अन्न की डिमांड करने लगे हैं कि उन्हें ऑर्गेनिक ही चाहिए। गेहूँ चाहिए तो ऑर्गेनिक चाहिए, जो चाहिए तो वही चाहिए। वो अब रासायनिक खाद की जो उपज है उसकी तरफ नहीं भाग रहे हैं। लेकिन हालांकि देखो, क्योंकि उसके भाव में काफ़ी अंतर है, इसके चलते लोग अभी भी, क्योंकि सस्ते के चक्कर में हमारी जनता मरना पसंद करती है बीमारी से, लेकिन सस्ते के चक्कर में वो कई बार रासायनिक खाद वाली फसलें खरीदती है, अन्न खरीदती है, औषधि खरीदती है। तो ये ऑर्गेनिक खाद क्या है और इसकी तैयारी कैसी होती है? आपका कितने लोगों को तैयार किया आपने इसमें? मेरे पास में 4 लाख लोगों का संगठन है अभी पूरे देश में। पूरे देश में। और 1 से चालू हुआ था ये, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से पूरे देश में 4 लाख लोग हमारे काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मतलब है, ऑर्गेनिक आपने वर्ड यूज किया हो, यदि आप मेडिकल में जाते हो तो ऑर्गेनिक ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्गन्स, ऑर्गेनिक ऑर्गन्स मतलब होता है नेचुरल, जो प्राकृतिक है ना। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खाद, यानी कि इसका अर्थ है सत्य, गिवन बाय द गॉड। आज स्थिति ये है कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल पास किया और 10,000 करोड़ रुपया उस बिल में कहा कि इस देश को ऑर्गेनिक यानी कि प्राकृतिक कृषि से जोड़ना है, जैविक कृषि से जोड़ना है, और इस देश के लोगों को हमें आगे बढ़ाना है। ये सब उसी कालखंड की देन है जी, जब हमने ये मिशन चालू किए थे। और उस दिन से लगातार दिन प्रतिदिन बिना सोए, बिना रात में बैठे हमने ये जब काम प्रारंभ किया, लोगों को जोड़ा। पहले जब मैं काम करता था, और आपके नजदीक में बस्सी है, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स में मैं जाता था, लोग मुझे हंसते थे मेरे ऊपर। आपने सत्य कहा, हंसते थे, मुझसे कहते थे कि ये बेवकूफी का काम छोड़ो, तुम तो या तुम्हें राजनीति करनी है तो तुम सीधा चुनाव लड़ो, या फिर इस तरीके से करो, अनेकों प्रकार की बात करते थे। हमने कहा नहीं, हमें सत्य की राजनीति करनी है। सत्य क्या है? मानव जीवन की सुरक्षा ही सत्य है, इस देश की प्राकृतिक रक्षा करना ही सत्य है। आज हमने लोगों को सिखाया कि कैसे वो जैविक खेती कर सकते हैं। राजस्थान में औषधीय खेती हो रही है। राजस्थान पूरे विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नागौरी अश्वगंधा जीनेटिक मॉडिफाइड सीड को छोड़ करके नॉन जीआई सीड बनाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आइडेंटिफाई है। सफेद मूसली के लिए प्रतापगढ़, जो कि सबसे महत्वपूर्ण एक जगह है। काली हल्दी जैसी जो फसलें यहाँ पर हो रही हैं। गोखरू के लिए पूर्वी राजस्थान पूरी तरह से, पूर्वी नहीं, ये आपका सीकर से लेकर के और गंगानगर तक आज लहसुन हुआ, जीरा हुआ, ईसबगोल हुआ, इन क्षेत्रों में हम नंबर 1 की स्थिति में हैं। लेकिन क्या है कि हम नंबर 1 हैं, लेकिन हमें नंबर 1 होकर के वैल्यू एडिशन करके किसानों के बच्चों के माध्यम से ही निर्यात कराएंगे, तो ही तो राजस्थान दिखेगा। अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली का व्यक्ति आया, गुजरात का व्यक्ति आया, उस माल को खरीदा और वो अपने राज्य का नाम बड़ा करता है, पैकिंग करता है और उसके राज्य का नाम बड़ा होता है, और वहां पर एक्सपोर्ट बाय द दिल्ली, गुजरात और अन्य चीज। मेरा तो आने वाले समय में
जो इस व्यवस्था संगठन का उद्देश्य क्या है कि हर गांव में हम जो है जो वहां पे उत्पादन हो रहा है उसको जैविक उत्पादन की दृष्टि से एक्सपोर्ट डायरेक्ट कराना। अभी आपने तो स्टॉल शुरू किए पूरे देश भर में, अभी हमारे पास 162 हैं और पूरे उसमें क्या क्या सब दे रहे हैं आप लोग? उसमें किसानों को मुनाफा दे रहे हैं? हमारा पूरा काम किसानों से जुड़ा हुआ है, सीधा किसान से ही जुड़ करके ही होता है। यदि मान लो कि आप राजस्थान में बात कर रहे हैं तो गेहूं, राजस्थान में गेहूं, एक हमने काला गेहूं का प्रचलन किया, ब्लैक काला गेहूं का, वो काला गेहूं आज की तारीख में बिक रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में बिक रहा है। काला गेहूं की वजह से लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। 40 रुपया किलो कम से कम काला गेहूं का प्राइस है। आज आपको बता दूं कि जैविक खेती का मतलब एक बात और है कि एक गाय, 1 एकड़ भूमि और कम से कम 5 लाख रुपए की इनकम। जैविक खेती करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 लाख रुपए कमा सकता है। कैसे कमाना है? इसलिए सालाना जो कि 40-50 हजार रुपये अटक जाता है, कैसे कमाना है ये सीखना है तो मेरे पास आओ। तो आपने कोई प्रशिक्षण दे रहे हो? मैं प्रशिक्षण केंद्र चला रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरा उद्देश्य है, अब जीवन का उद्देश्य यही है कि इस राष्ट्र को जब तक ऑर्गेनिक यानी कि प्राकृतिक कृषि क्षेत्र नहीं बना दिया जाए और राजस्थान राज्य को संपूर्ण रूप से हम एक विशेष राज्य नहीं बना दें, जब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारे पास किसानों की फोर्स है। अब तक अपन कितने किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दे चुके हैं और उसमें से कितने लोग सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं? क्या वो लगातार चल रहे हैं? 15%। देखिए, हमने अब तक 70,000 लोगों को दिया है, मैंने अभी तक ट्रेनिंग जी। 15% लोग काम कर रहे हैं, 7% लोग कभी काम नहीं करते। मेरा बहुत से लोग तो समझते नहीं है और फिर छोड़ देते हैं उसको। नहीं, वो हर व्यक्ति तो काम नहीं कर सकता, लेकिन नॉलेज सीकिंग भी तो होते हैं ना। प्रोफेसर को हमने दी, IAS को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, IPS को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, शासक प्रशासकों को दे रहे हैं, वन विभाग के लोगों को दे रहे हैं, एग्रीकल्चर विभाग के लोगों को दे रहे हैं, आत्मा स्कीम के दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं। BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर के करीबन 30 यूनिवर्सिटीज के छात्र हमारे यहाँ रुकते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा जब तो जैविक खेती की भावना पहुंचेगी जनता तक। लोगों का रुझान बढ़ रहा है? आपको लगता है कि लोगों की सोच बदल रही है, अब वो डिमांड करने लगा जैविक उत्पाद की? आपको मैं बताता हूं कि कम से कम 1000% की ग्रोथ का ये कारोबार है। आप सत्य मानिएगा इस बात को। आप जितने भी एग्रीकल्चर यूट्यूबर्स को देखिए, आप उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं कि वो सामान्य राजनीतिक फॉलोअर, मतलब जैसे एक चैनल वाले के फॉलोअर कुछ भी नहीं होते, उनके पास बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, बिकॉज ऑफ वो एक टेस्ट का सब्जेक्ट है। देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आज जैविक खेती इस देश की बुजुर्ग से लेकर के युवा अवस्था की, किसान हो, महिलाएं हों, कोई भी हो, आप सबसे ज्यादा देखेंगे तो लोग चाहते हैं कि मुझे नेचुरल फूड मिले। अभी कल मेरे यहाँ पर एक स्टार्टअप आई, लड़की आई एक, उसका कोई लेना देना नहीं था, है ना। उसने एक IAS लड़की से शादी कर रखी थी। उसका माइंडसेट चेंज हुआ, उसने कहा कि मुझे स्टार्टअप खोलना है। तो उसने क्या पता क्या स्टार्टअप खोला कि जो स्ट्रीट फूड पर जूस मिलता है जी, तो बहुत सारे लोग स्ट्रीट पर ठेले पर नहीं खड़ा होना पसंद करते और वहां से नहीं लेना पसंद करते। तो उसके पास में उसने बढ़िया केन बनाई, ताजा, उसी समय ऑर्डर आएगा, उसी समय वो जूस बनाएगी, उसी समय पैकेजिंग करेगी और हैंड टू हैंड 45 मिनट में सर्विस करेगी। उसका बिजनेस एक अच्छा खासा साइज का बिजनेस बन गया। अब वो क्या कर रही है पता है? उसने कहा कि अब मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए, मैं देश की 1 क्लास सिटी में ये काम करना चाहूँ। आपने ये सब बातें तो करी, आपको लगता नहीं जितना काम आप लोग कर रहे हो, सरकार की तरफ से कुछ स्पॉन्सरशिप मिल रही है, सरकार प्रोत्साहित कर रही है आप लोगों को कि नहीं ये ऑर्गेनिक खेती आप करवा रहे हो, औषधि खेती आप करवा रहे हो, लोगों का रुझान बढ़ा रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो एक तरफ सरकार कह रही है किसानों की आमदनी बढ़ाने की, तो कहीं उनको लगता है कि यार ये पैरेलल हमारे काम कर रहे हैं, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की संस्था को भी या आप लोगों को भी कभी प्रमोट करने का काम सरकार ने किया है? सोचा कभी? देखिए, मैं कौन हूँ? मैं इस कैमरे के इधर वाला व्यक्ति हूँ, है ना। कैमरे के उधर जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर कैमरामैन है,
वो यदि मुझे दिखाना चाहेंगे तभी तो दिखा पाएंगे जी। यदि उनकी इंटेंशन नहीं है तो नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मुझे ऊर्जा और शक्ति मिलती है माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और हमारे देश के जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जैसे आचार्य देवव्रत जी हैं जो कि राज्यपाल हैं गुजरात के और महाराष्ट्र के, हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं, इनका मुझे आशीर्वाद है और मुझे वो अप्रत्यक्ष रूप से अपना पूरा बल दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि उनका समर्थन नहीं है मेरे ऊपर, लेकिन एक समय आएगा तो और भी हम। लेकिन सरकार यदि थोड़ा सपोर्ट करे तो आज आपने 70,000 किसानों को ट्रेनिंग दी है, कल 2 लाख कर सकते हैं, संख्या बढ़ेगी तो लोगों का रुझान बढ़ेगा। भाई आपके भी सीमित संसाधन है ना, यदि सरकार स्पॉन्सर करे। सर मैं तो चाहता हूं, हमारे पास 150 से ज्यादा ट्रेनर हैं जो किसान वैज्ञानिक हैं, जो किसान हैं जो ये खेती करके सफल हुए हैं। उन्होंने एग्रो टूरिज्म पे काम किया है, उन्होंने पशुपालन पे काम किया है, उन्होंने औषधीय फसलों पे काम किया। वो सफल हिस्ट्रियां हैं हमारे पास। मतलब आपके पास में शोकेस मौजूद हैं, एक सफल लोग मौजूद हैं। सरकार जिस दिन भी चाहेगी तो हम वो 150 लोग देंगे उनको। आप एक साथ 150 प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग सेंटर चालू कर सकते हैं, आप एक साथ लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के, हमारे पास डिजिटल से लेकर के, प्रिंट से लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं। बस सरकार हमारी उपयोगिता को समझेगी या उनको लगेगा कि हम उनके थोड़ा सहयोग करेगी। अब आपको मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को बता रहा हूं अभी कि हमने सरकार के लिए क्या किया है। अभी हमने महिला स्वयं सहायता समूह सन 2000 से लेकर के अब तक 70,000 स्वयं सहायता समूह निर्माण किए। वो सब किसके लिए हैं? वो सब सरकार के लिए। जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो हम उनको प्रेजेंट करते हैं। आज किसान संगठन हमारे जो काम कर रहे हैं, वो किसान संगठन अल्टीमेटली जैविक कृषि या औषधीय पादप की कृषि पे जो व्यक्ति बात करेगा हम तो उसके साथ है ना। बिल्कुल सही। और हम भारत के व्यक्ति हैं, हम भारत की सरकार के साथ हैं। सरकार की हर बात के साथ, सरकार के हर उद्देश्य के साथ हम हैं। बस उनको किस नजर से कब देखना है ये उनको देखने का विषय है। शुरुआत बहुत छोटे से हुई है, आज किस रूप में देख रहे हो उसका? मैं आपको एक बात बताता हूं। जिस समय से ये शुरुआत हुई और हम आज पहुंचे तो इसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण थी। कठिनाइयां बहुत थी मेरे रास्ते में, लेकिन इरादों में मजबूती थी। तो आज ये दिन है कि नीरज जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नीरज जी तो पहले भी लेते थे। पहले नीरज जी आपका इंटरव्यू लेते थे राजनेता के तौर पर, नेता के तौर पर। आज एक आइकॉन बन चुके हैं आप, बिजनेस, एक बड़ी कंपनी के मालिक, आज किसानों को इतने रोजगार देने वाले, हजारों लोगों को रोजगार देने वाले। तो ये अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ, मैं पूछता भी आपसे ये कि आपका तो शुरुआती रुझान राजनीति में था और राजनीति में होते तो कई मंत्री बन गए होते। लगता है आपको कहीं वो कमी रह गई है, पूरी हो जाएगी? देखिए ऐसा है, मैं 2003 में निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रयास कर रहा था, और नहीं तो 2008 में मैं एमएलए या मिनिस्टर बन ही जाता। मैं इसमें कोई संदेह नहीं था। मैं तो इसका साक्षी रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। इसमें संदेह नहीं था, लेकिन ईश्वर को मेरे हाथ से कुछ बड़ा कराना था। अभी आप इस एमएलए बन के मैं छोटी मोटी बात करता, आज मैं देश की बात करता। आज हजारों लोगों को रोजगार देने वाले हैं। आज एमएलए के पास में 3 लाख लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ओनली, और वो अपनी क्षेत्रीय परेशानियों को देखता है। आज हमें इस कार्य से पूरे देश की भावना को जानने का अवसर प्राप्त है। मैं इन दिनों उस कालखंड से अब तक 60 देशों की यात्रा कर चुका। पूरे भारत की यात्रा मैंने की है। मैंने गरीब को जाना है, उसकी किसान को जाना है, महिलाओं को जाना है, उनकी आत्मा को समझने का कार्य किया है। आपको पता है कुवैत राष्ट्र में गौ माता का गोबर
भारत से विश्व में पहली बार 2023 में भेजने का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, जो कितनी बड़ी बात है। आज कितने सारे गौ भक्त हैं जो गौ सेवा करना चाहते हैं, उनके सामने गोबर एक्सपोर्ट करके ये जो एक ऐतिहासिक कार्य। अतुल जी, आपको लगता है कि लोग हमारे देश में तो गोबर को लेकर, गौमूत्र को लेकर मजाक बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, और आप कह रहे हैं कि पूरे विदेशों में इसकी डिमांड बढ़ रही है? जी आप देख लो ना, 192 मीट्रिक टन बेचा और उसका भाव था 50 रुपए किलो। क्या बात करते हो आप? मतलब अनाज से महंगा। अनाज से महंगा गोबर अनाज से महंगा बिका। और बिका ही नहीं, उसके बाद आज 8,000 करोड़ का व्यापार हो चुका है। उस दिन के बाद पूरे भारत की 500 लोगों को एक्सपोर्टर बन चुके हैं। इसकी ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। मतलब गोबर सोना उगल रहा है। गोबर सोना उगल नहीं था, गोबर। आज इंटरनेट पे आप जाइए, गोबर के एक सीको ऐप आता है, सीको ऐप, उस पर सीको ऐप पे आप देखोगे कि गोबर के ऊपर ज्यादा बात होती है। आप एक बात, लेकिन जिनको अपन व्यर्थ समझते थे, कूड़ा कचरा समझते थे, गोबर गौमूत्र, वो पूछता नहीं था, सीधी सी बात है। लेकिन आप लोगों की मुहिम ने इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दी। भाई हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो लिखा था कि गौमूत्र का उपयोग करो, बीमारियां मिटेगी आपकी। आज गौमूत्र आप भी बेच रहे हैं। गौमूत्र बेच रहा हूँ, गोबर बेच रहा हूँ, खाद बेच रहा हूँ, गोबर के उत्पाद बेच रहा हूँ, गोबर के बहुत सुंदर सुंदर दीपक बेच रहा हूँ, गोबर से बनने वाली जो है राखियां बेच रहा हूँ। अभी गोकास्ट बनाई, पूरा आपने देखा होगा। हाँ। आप देखते थे कि सन 2015 या 18 के बाद में पहले तो लकड़ियां जलती थी होलिका में, अब सब जगह गोकास्ट चलता है। ये कितना बड़ा आनंद का विषय है। आप सरकार की बात कर रहे हैं, सरकारों को तो इस पर रिसर्च करनी चाहिए, इस पर प्रोत्साहित करना चाहिए भयंकर। और फिर क्या होगा पता है? फिर ये होगा कि गौ माता को प्लास्टिक नहीं खाएगी, गौ माता प्लास्टिक नहीं खाएगी, बैल को कोई मारेगा नहीं, कटने में नहीं, कसाई खाने में नहीं जाएंगी। जब गोबर 100 रुपए का बिक जाएगा। अतुल जी, जिस तरह से गौमाता रक्षा की बात करते हैं, गौशालाओं के प्रोत्साहन की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हजारों लाखों की संख्या में हमारा गोवंश सड़कों पर रहता है। आपको लगता नहीं इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैं सरकार नहीं हूं, लेकिन मैं सरकार की तरफ से मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि ये मुख्य काम है, ये अवसर है। माननीय भजन लाल जी के पास में ये उनके लिए ईश्वर ने वरदान दिया, कृपा है उनकी। वो ठाकुर जी के भक्त हैं, वो गिरिराज महाराज के भक्त हैं, और गिरिराज जी की सबसे प्रिय कौन थी? गाय और नंदी बाबा थे। और नंद बाबा के पास कहते हैं, जो मैंने सुना है, 1 लाख गैया थी। और ऐसी गैया मैया के भगत, गिरिराज बाबा के भगत, मुख्यमंत्री हमारे राज्य के, उनको तो चाहिए कि वे हर गांव में, पूरे प्रदेश में एक विभाग बना करके और सारे गैयान को और सारे नंदी बाबा को ढंग से क्या करें, ये सेवा करवा दें। और जब सेवा कर दी ना बिन्ने, तो वे 5 साल और मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा प्रार्थना है। आप आने वाले समय में इसको और प्रोत्साहित देने के लिए क्या करने वाले? ऑर्गेनिक खेती को, औषधीय खेती को और गोकास्ट गौमूत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हम आम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अभी तक क्या है, सिर्फ पैसे वाले लोगों तक पहुंच रहा है, तो इसकी कॉस्ट बहुत बढ़। देखिए, देखिए, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आपको बताऊं। मैंने क्या किया कि बिजनेस किया, पैसे आया, फिर ट्रेनिंग में खर्च कर दिया, इंस्टीट्यूशन बनाने में खर्च कर दिया, व्यवस्था बनाने में खर्च कर दिया। आज भी 100 रुपये आते हैं, 100 रुपये आकर के फिर मैं क्या करता हूँ, 100 रुपये में 10 रुपये का और कर्जा डाल के 110 खर्च करता हूँ, क्योंकि इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है। आज तक की दिन तक, इस समय तक मुझे सरकार ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया। इसके लिए भी मैं बहुत भाग्यशाली हूं। अब क्या चाहते हैं? लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर जिले में, हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में, मतलब हर जिले की हर ग्राम पंचायत में एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाई जाए। उसमें पूरा एक व्यावसायिक तरीके से इस व्यवस्था को गठित किया जाए। वहां पर जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार ने बनाई है और स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, उनके माध्यम से ये संचालन किया जाए और हम उनको प्रशिक्षित करें और एक आदर्श पंचायत जो है हर जिले में इस्टेब्लिश करें और ग्राम पंचायत उसका संरक्षण संवर्धन करे और उसकी वहां पर मार्केट डेवलप हो। और वहां से जो दिल्ली, बंबई या जयपुर, या मैं कहता हूं कि
हॉस्पिटल्स के बाहर सरकार के पास बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। वो जो दवाइयों, डॉक्टर उनको जैसे दवाई लिखते हैं ना, वैसे जो है नेचुरल चीज़ें लिखें, ऑर्गेनिक हर्ब्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें लिखें। आपको लगता है ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स है या फसलें हैं या अन्न है, उसको खाने से आदमी बीमारियों से बच सकता है? सर देखो, आपके सामने मैं 25 साल पहले भी ऐसा था, आज भी मैं ऐसा ही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि संतुलित जीवन, संतुलित फूड और खान पान और विचार, आप अच्छा खाओगे तो अच्छे ही विचार आएंगे। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो पता नहीं किस तरह का उनका नेचर होता है, वो कभी अच्छा होते ही नहीं है, क्योंकि उनके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जैविक खेती करिए, करवाइए। कोई व्यक्ति है, किसान है, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, उसको सहयोग चाहिए, तो आप सहयोग करिए। सहयोग करेंगे तो वो तरक्की करेगा, तरक्की करने से वो जो उगाएगा वो हमारे लिए जीवन में फायदेमंद रहेगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ, सरकार इस समय कृषकों के लिए बढ़िया काम कर रही है। सरकार की मंशा बहुत बढ़िया है, सरकार का बजट बहुत बढ़िया है, लेकिन वो सब चीजें सरकार जिस सिस्टम से भेज रही है, यानी अधिकारियों के सिस्टम से भेज रही है, वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। आमदनी दुगनी अभी नहीं हो पा रही किसानों की आमदनी कैसे दुगनी होगी? जब एक बात बताइए, हमारे पास अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, राज्य सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं, इवन आपको बाउंड्री करने के पैसा दे रहे हैं। हाँ। आपको खेत में सोलर के लिए पैसा दे रहे हैं, आपको ड्रिप के लिए पैसा दे रहे हैं, आपको बीज के लिए पैसा दे रहे हैं, आपको ऑर्गेनिक के लिए पैसा दे रहे हैं। लेकिन वो पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आफ्टर सेल सर्विस वो लग रहा है कि नहीं है, उसकी बिक्री हो रही है कि नहीं हो रही, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सब ऑडिटिंग की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब हमारी ऑडिट कब तक है राज्य सरकार की कि दे दिया, लग गया, फोटो खींच गया, वीडियो बन गया, बात खत्म। आगे काम हो रहा है नहीं हो रहा, कोई जिम्मेदार नहीं। यानी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए आपके हिसाब से। एक्चुअली उद्देश्य तो तब होगा ना कि सब्सिडी के बाद वो कमाई, उसका इनकम कराना ही तो सरकार का उद्देश्य है। आने वाले समय में और किसानों को जोड़ने वाले हैं, कैसे जोड़ रहे हैं? मैं इस राजस्थान में मेरा उद्देश्य है, मैं 2030 तक 4 करोड़ लोगों को जोड़ूंगा राजस्थान में। कैसे? मेरी संगठन के अंदर हर व्यक्ति की अलग अलग इकाइयां हैं, और वो एक मुहिम है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से, अपने इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज कर रहे हैं, हम मीटिंगें कर रहे हैं, हम छोटी छोटी हर जिले पंचायत स्तर पे मीटिंगें भी कर रहे हैं। लेकिन हम गहराई में, हम जमीन के अंदर काम कर रहे हैं। ये अभी सरकारों को दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारा जो काम है जमीन के नीचे है। जिस दिन वो बाहर आएगा उस दिन सरकार चौंक जाएगी और उसको लगेगा कि हमने एक अति महत्वपूर्ण विषय और विषय के रचनात्मक लोगों को मिस किया है। ये सरकार को सोचना चाहिए। गुप्ता जी, अभी जो आपके प्रोडक्ट्स है ना, वो आम आदमी की पहुंच से थोड़े दूर है, वो आम आदमी की पहुंच तक कैसे आएंगे? हम स्टार्टअप्स तैयार कर रहे हैं, हम बहुत सारे अच्छा, एक और बात बताऊं, देखिए नीरज जी, आपने कह दिया कि साहब आपके प्रोडक्ट आम आदमी से पहुंच से दूर है। मुझे जो राष्ट्र में काम करना है ना, मुझे लोगों के प्रोडक्ट, खुद के प्रोडक्ट बनाने हैं। यानी कि मैं अकेला अतुल गुप्ता की कंपनी को नहीं चलाना चाहता। मैं अतुल गुप्ता हजारों कंपनियों को लेके साथ बढ़ना चाहता हूँ। मैं एक क्रांति का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपनी दुकान नहीं चलाना चाहता। मेरी दुकान में एक मैसेज है कि ये हो सकता है। मैंने एक सफल एक कंपनी बना करके लोगों को ये दिखाया है कि ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, ऑर्गेनिक उत्पाद बन सकते हैं, आपके पेड़ की पत्ती बिक सकती है। आप विश्वास करेंगे कि मोरिंगा की खेती यानी सहजन की खेती की पत्तियां भी करीबन इस देश से, पूरे भारतवर्ष से 10,000 करोड़ से एक्सपोर्ट होता है मिनिमम। आप सोचिए, आपके नीम सहजन को सबसे ज्यादा सस्ता वाला पेड़ समझते हैं। हाँ, सिर्फ फलियां खाते हैं। 150 रुपए किलो का भाव है। आप विश्वास करेंगे कि नीम की पत्तियां बिकती है 50 रुपए किलो। आप सोचिए, आप विश्वास नहीं कर सकते जो मैंने देखा है। नीम की निमोली एक समय पे नहीं बिकती थी, आज 25 रुपए से लेकर के 40 रुपए तक सरकार खरीदार है, इफको खरीदार है उसका। आप विश्वास करेंगे कि इस देश मार्केट डेवलप करने की जरूरत है। मार्केट बहुत है, अब नहीं है जरूरत, अब तो उगाने की जरूरत। किसान दूर भाग रहा था। हाँ, अब सरकार यदि पास आ जाए, मतलब सरकार पास है, लेकिन सरकार के
इम्प्लीमेंटेशंस की गति जो है वो फास्ट हो जाए और सोच में उद्देश्य हो हर व्यक्ति का। सरकार मतलब मुख्यमंत्री नहीं होता, सरकार मतलब होता है आप और हम सभी हाँ सभी के किसान को हमें आगे लाना है, हमें जेन्युइन फूड कस्टमर को पहुंचाना है। ईमानदारी का भाव यानी सत्य का भाव ही जैविक है। सत्य का भाव ही जैविक है और उसको आमजन के हाथ तक पहुंच तक पहुंचाने के लिए इसकी उत्पादकता बढ़ानी होगी। उत्पादकता बढ़ानी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लोगों को जुड़ना होगा। लोगों को जुड़ना होगा। साथ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल जैसे बड़े नायकों को अपने हर शब्द में किसान के लिए और उनके लिए बात करनी होगी। क्योंकि क्या है, देखिए आपको फिर समझाता हूं मैं छोटी सी बात कि विचारों का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है और विचार लोगों तक पहुंचते हैं, वो इसी पर इम्प्लीमेंट होता है। मैं भी तो किसी ने प्रोत्साहित किया होगा ना जी। तो ये सब बातें हैं। चलिए गुप्ता जी, अगर जो आप सनराइज ग्रुप ऑफ कंपनी चला रहे हैं, 4 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, अब ईश्वर करे आपकी जो प्रयास है उस पर आपको सफलता मिले। लेकिन मैं फिर भी जाते जाते आपसे सवाल पूछूंगा, यदि आप ये नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? ये बहुत सारे लोगों को एक्चुअली क्या और अभी मेरे को तो लगता है कि आप आने वाले समय में कोई नहीं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता और मैं उस तरह की विचारों को नहीं रखता कि अपने मन में कुछ और हो या नहीं, मन में नहीं है। वो तो आपके सेवा भाव के साथ साथ ईश्वर आपको प्रदान करने वाला है, ऐसा हमें लगता है। मैं निश्चित रूप से भारत सरकार की सेवा करूंगा आने वाले समय में और भारत सरकार के नियमों, कायदों, कानून के अंतर्गत में भारत का नाम विश्व में बढ़ाने के लिए और कृषक और कृषि की व्यवस्थाओं को सशक्त और शक्तिशाली बनाने के लिए भारत को इजराइल जैसी आधुनिक तकनीकियों से भी विशेष तकनीकियां डेवलप करने के लिए मैं कार्य करूंगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, सोचना है और इस कार्य को चाहे मैं भारत के लिए हूँ, भारत के लिए रहूँगा और भारत के लिए काम करने के लिए मुझे जिन लोगों से प्रेरणा मिलती है वो मैं उसकी तरह जो हमारे एकलव्य की तरह मान के काम कर रहे हो। तो गुप्ता जी, आपने बहुत अमूल्य समय में से समय निकाला और हमारे दर्शकों तक आपकी सोच पहुंची, क्योंकि आपने गाय, गोबर, गोमूत्र और ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है, उस दिए खेती कैसे तैयार होती है, किस तरह से आपने हज़ारों लोगों को रोजगार जोड़ा, 4 करोड़ लोगों को भविष्य में आप जोड़ने का सपना देखते हैं। ऑर्गेनिक फूड्स लोगों तक पहुँचे ताकि बीमारियाँ कम हो और सरकार से जुड़कर जिस तरह से आपने एक सपना संजोया है, ईश्वर करे आपके इस सपने को पंख लगे, आप वो साकार हो। और क्योंकि जो गरीब और आम आवाम की सोचता है, कहीं न कहीं ईश्वर उसका साथ देता है। और जिस तरह का आपने संघर्ष किया, अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं, चाहे भले ही आपने लाखों का एम्पायर खड़ा कर दिया हो, हज़ारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ने के लिए लगातार विदेशों में भी यात्रा करते हैं, कुछ वहाँ से सीख कर भी आ रहे हैं, कुछ अपने लोगों को जो बिल्कुल गाँव के गरीब गुर्गे हैं उनको आप तैयार करते हो। तो ईश्वर कहीं कहीं आपके इन सपनों को पंख जरूर लगाएगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे अतुल गुप्ता जी, सनराइज ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन, जो गाय, गोबर, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फसल, औषधीय खेती के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भले ही सरकारें अपनी बात पूरी करने में अभी सफल नहीं हो पाई है, लेकिन जिन किसानों के साथ अतुल जी जुड़े हैं उन किसानों की आमदनी दुगनी नहीं 4 गुनी से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये था पीके टाइम्स में पॉडकास्ट में हमारे साथ अतुल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।